हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका मेंटर वीर एंड मैं आपके लिए लेके आया हूं एचपीएस मींस 2020 सोशियोलॉजी ऑप्शनल का डिटेल्ड एनालिसिस। सो बिना किसी रुकावट के चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे आपको जो हम फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, यू कैन एक्सेस दैट वेरी इजीली। Another important information, guys, we are running heavy discount on our HPS course. HPS 2020 prelims test series. This comprises of 18 tests. 18 टेस्ट हैं इसमें. You can avail this at a heavy discount of 30%. Just you need to use the code Himachal 30. ये कोड यूज करिए और इजीली आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा. Another two important courses are कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. ये जो कोर्स है इसमें टोटल आपकी जीएस कवर होगी, सीसेट कवर होगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड रहेगी और करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. इस कोर्स को आप अगेन 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं थ्रू द सेम कोड हिमाचल 30. अगर कोई सीसेट स्पेसिफिक कोई कोर्स लेना चाहता है तो उसके लिए हमारा कोड है अगेन हिमाचल 30. इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का कंप्लीट कवरेज मिलेगा. सो गाइस, डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज इट वाइजली. तो दोस्तों, ये जो आज का सेशन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 का एनालिसिस मैं आपके लिए करूंगा एंड पेपर 2 का एनालिसिस कंटिन्यूटी में वर्षा मैम आपके लिए लेके आएंगी पेपर 1 के खत्म होने के बाद. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और मैं आपको बता देता हूं. इस वीडियो में हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं देंगे. हम क्या करेंगे, आपको स्लोली एनालिसिस देंगे कि क्या ये क्वेश्चन इजीली हो सकते थे, क्या क्वेश्चंस का लेवल क्या था, एंड जस्ट अ ब्रीफ लेआउट. आपको बहुत सिंपल वे में एक लेआउट देंगे कि आप इन क्वेश्चंस में क्या क्या लिख सकते थे. जस्ट अ ब्रीफ आइडिया. तो चलिए दोस्तों, पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज ऑब्जेक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू न्यूट्रलिटी. Then the next part of the question was examine the challenges in observing objectivity in social sciences. तो ये क्वेश्चन अगर आप देखो ऑन द सिमिलर लाइंस, ऑब्जेक्टिविटी पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है इवन इन 2017, 2018. सो ऑब्जेक्टिविटी आपके लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं था अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों. बट गाइस, इस साल क्या किया एचपीएस ने, उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया क्या. पहले वो डायरेक्टली पूछते थे ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी के बीच में डिफरेंस. देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, उन्होंने डायरेक्टली पूछा. उसके नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्रिटिकली इवैल्यूएट द डिलेमा ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी उन्होंने वहीं रखा. बट इस साल उन्होंने थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का इंप्रूव किया. कैसे? दे ब्रिंग आउट, दे वांट टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी. ये दो कंसेप्ट काफी फाइन डिफरेंस है दोनों के बीच में. मैनी टाइम्स बहुत ज्यादा समय स्टूडेंट यही मानता है कि दोनों चीजें सेम है, बट दोनों चीजें सेम नहीं है. ऑब्जेक्टिविटी में आप थ्रू फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन कोई जजमेंट पे आते हैं और वैल्यू न्यूट्रलिटी में आप अपनी पर्सनल बायसेस को दूर रखते हैं. आप ये नहीं बिलीव करते कि ये वैल्यू अच्छी है या बुरी, यू जस्ट रिमेन न्यूट्रल. सो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था. एंड अगर आपने यहां एग्जांपल्स कोट किए हैं तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज गाइस इस तरह के क्वेश्चंस में आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स जरूर कोट करने चाहिए. देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज व्हाट आर द चैलेंजेस. तो चैलेंजेस में गाइस मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्टिविटी के रिगार्ड क्या होता है कि सपोज आई एम ट्राइंग टू डू सम सोशल स्टडी, तो सबसे पहले जो टॉपिक चूज करूंगा उसी में मेरा प्रेजुडिस आ जाएगा, मेरे पर्सनल बायसेस आ जाएंगे. देन मेरे पर्सनल बायसेस टॉपिक सिलेक्शन से लेके उसके मेथड को लेके, सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आप उसमें लिख सकते थे. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, बिकॉज ये टॉपिक मल्टीपल टाइम्स पूछा जा सका है, सो इट वाज इजी. बट उन्होंने जो इस समय बेसिक पे हिट किया है उसकी वजह से द लेवल ऑफ क्वेश्चन बिकम्स मॉडरेट. ओके. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, evaluate the Calvinist ethics in the development of capitalism. Guys, 2018 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, highlight the contribution of Marx and Weber
इन अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। तो कैल्विनिस्ट एथिक्स कुछ भी नहीं है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ वेबर, जो वेबर ने कंसेप्ट दिया था रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले कैल्विनिस्ट एथिक्स के बारे में बताना था, रोल तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कैल्विनिस्ट एथिक्स के बारे में आपको बताना था कि हाउ इट ओरिजिनेटेड, कि पहले कैथोलिक रिलीजन था, उससे जो जिससे लोग काफी थोड़ा त्रस्त थे, त्रस्त इन द सेंस वो प्रीडेस्टिनेशन में बिलीव करता था। प्रीडेस्टिनेशन के जो लिखा है वो योगा जो होता है वो लिखा हुआ था। सो वो मतलब जो हुआ कि मतलब इट वाज अ कॉमन लाइफ दैट एवरीवन वांट्स टू लिव। देन एस्थेटिज्म में वो बिलीव करते थे। सो उसके अगेंस्ट एक रिलीजन आया कैल्विनिज्म एज ए प्रोटेस्ट मूवमेंट। सो दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ कैपिटलिज्म। ओके, सो उसके जो आप बेसिक 3-4 कीवर्ड्स है अगर आपने मेंशन किए हैं तो डेफिनेटली यू विल फेच सम एक्स्ट्रा मार्क्स। ओके, देन इसमें आपको इवेल्युएट, गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज इवेल्युएट। पहले तो आप इसका बेसिक दे देंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, बट नाउ आपको इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो इवेल्युएट आप किस टर्म्स में करेंगे? क्या ये बात सही है कैल्विनिस्ट एथिक्स की वजह से कैपिटलिज्म डेवलप हुआ? सो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे यार आपको लिखने के लिए। सो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता कि जिसने कंसेप्ट दिया उसी ने लास्ट में बोल दिया था कि वेबर ने खुद ही बोल दिया था कि कैल्विनिस्ट एथिक्स इज नॉट द सोल रीजन फॉर कैपिटलिज्म। सो पहला पॉइंट तो यही हो गया। देन मार्क्स को आप इसमें ला सकते थे। मार्क्स को आप लेके आते कि मार्क्स कहता है कि इकोनॉमिक रिलेशंस की वजह से सुपर स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसमें रिलीजन, पॉलिटिक्स, बाकी चीजें आ जाती हैं। वेबर उल्टा कह रहे हैं कि रिलीजन की वजह से इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप हो रही है। सो यहां पे आप एक कॉन्ट्रडिक्शन ला सकते थे। इवन आप जो मॉडर्न इंडियन सोसाइटीज हैं लाइक इंडिया, चाइना, आप यहां पे क्या कल्चर क्या है? इंडिया में क्या है? इट इज डोमिनेटेड हिंदुइज्म, बट इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। कैपिटलिज्म यहां पे काफी ज्यादा बूम कर रहा है। सो मॉडर्न डे एग्जांपल्स भी आप दे सकते थे। देन देयर आर डिफरेंट थिंकर्स। RH, I think I'm forgetting the name, मैं अभी नाम भूल रहा हूं उनका, RH टवाने, I think some sorry यार वो नाम मैं अभी भूल रहा हूं। उन्होंने सिंपल कहा था कि जरूरी नहीं है जहां कैल्विनिज्म हो वहीं कैपिटलिज्म हो। सो इस तरह से आप मल्टीपल थिंकर्स को इसमें कोट कर सकते थे। सो ओवरऑल अगर आपको जजमेंट देना होता तो आप कह सकते थे कि नहीं, दिस इज, ये फैक्ट्स बोल रहे हैं कि कैल्विनिस्ट एथिक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, इट इज नॉट 100% ट्रू। जब वेबर ने कंसेप्ट दिया उसने ये बोल दिया कि ये पूरी तरह इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले नहीं करता, तो बाकी को क्या कहना। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू हैव गेट अ फेयर आइडिया कि किस तरह से इसको टैकल करना था। देन क्वेश्चन नंबर 3। अगेन गाइस 3 को पढ़ने से पहले वही जो सेम क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का वो पढ़ते हैं। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो इसको इस टाइम उन्होंने ब्रेक कर दिया, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। मार्क्स की एक बहुत फेमस कोट है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। सो उन्होंने इस चीज को यहां ब्रेक कर दिया। सो इस क्वेश्चन को ब्रेक करके बेटर वे में फ्रेम करके उन्होंने इस साल पूछ लिया। तो देखिए अगर आपने पीवाईक्यू किए थे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 भी वाज ऑन द इजी लाइन एंड क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वाज ऑन इजी लाइन, बिकॉज यार सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल कर रहा है वो ये बेसिक चीजें हैं, दीज आर वेरी बेसिक चीजें। अगर यहां पे आप मिस्टेक कमिट करते हो सो देयर इज सम प्रॉब्लम, आपके कुछ कंसेप्ट्स में थोड़ा सा इशू है, यू नीड टू ब्रश, आपको थोड़ा तैयारी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो the history of all the hitherto existing society is the history of class struggle. This is a famous statement which is being given by Karl Marx. बहुत famous statement है उनका। Then what does Marx mean by this statement? इस स्टेटमेंट से आप क्या अंदाजा लगाते हैं मार्क्स क्या कहना चाहते हैं? सो गाइस कुछ नहीं, उन्होंने बेसिक 6 टाइप ऑफ सोसाइटीज का जो पहले हो चुकी हैं और इन फ्यूचर, पहले जो हो चुकी हैं देयर वर 4 और जो इन फ्यूचर में होंगी देयर वर 2, उनके रेफरेंस को यूज करते हुए, लाइक सबसे पहले जो सोसाइटी थी प्रिमिटिव सोसाइटी थी, उसमें क्या हुआ, जैसे जैसे आप स्पेशल टूल्स लेके आए तो वहां पे क्या हुआ, स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से स्लेव सोसाइटी जनरेट हुई। स्लेव्स में देयर वाज वन हु हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स, सो उनके कुछ सबऑर्डिनेट्स थे,
उनसे फिर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। देन स्लेव के बाद आप फ्यूडल ला सकते थे कि वहां नोबल्स होते थे और सर्व्स होते थे, उनकी एक स्ट्रगल को जोड़ सकते थे। फ्यूडल के बाद आपकी ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई जिसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दी, बुर्जुआजी एंड प्रोलिटेरिएट्स, इनकी क्लास स्ट्रगल। सो ये तो हमारी चार जो उन्होंने अब तक की जो बताई, याद आपका आंसर कंप्लीट है। बट उन्होंने दो फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटीज भी बताई थी, लाइक देयर विल बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी जो कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो करके आएगी, एंड देन देयर विल बी इन द फ्यूचर ए यूटोपियन सोसाइटी जिसे हम एक एडवांस्ड कम्युनिज्म भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आपके लिए लिखने के लिए बहुत कुछ था, आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 1 was easy to moderate, 2 was easy, 3 was very easy if I say. Then coming to the question number 4, अब चौथे क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं। Which is more significant, the principle of hierarchy or the principle of difference in intercaste relations in present day? Guys, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यूएचपीएस ने फ्रेम किया है और इसको हम थोड़ा सा नॉट इजी कैटेगरी, थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन निकालना इस थोड़ा सा हटके है ये क्वेश्चन। यू नो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की कि जो कास्ट है दे आर इन हायरार्कियल फॉर्म। ये आप अगर लुई ड्यूमोंट का अगर आप कंसेप्ट देखो प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का, इंडिया में जब उन्होंने स्टडी की तो वो कंसेप्ट एट दैट टाइम वो सीम्स तब वो बहुत ट्रू लगता था, वो बहुत अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता था। बट आप अगर दीपांकर घोष का प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि कोई भी सोसाइटी अपने आप को टॉप या बॉटम में कंसीडर नहीं करती। कोई सोसाइटी कोई कास्ट अपने आप को खुद से ये नहीं कहती कि मैं इनसे ऊपर हूं या मैं इनसे नीचे हूं, वो अपने आप को बेटर ही बताना चाहती है। सो जो डिफरेंसेस हैं ये आज की डेट में ज्यादा सिग्निफिकेंट है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस रेदर देन प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। इसमें आप बहुत सारे कंसेप्ट लेके आ सकते थे, इंटरकास्ट मैरिजेस का आप कंसेप्ट इसमें लेके आ सकते थे। तो आपको क्या करना था, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले तो इन दोनों का मीनिंग बताना था, दोनों कंसेप्ट्स का। आप ल्यू ड्यूमोंट के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते थे, आप दीपांकर गुप्ता के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। देन आप ये बता सकते थे कि व्हाई दिस इज बेटर देन दिस। लेकिन अगर आप अदर साइड लेते सो आपको एग्जाम्पल उसी के अकॉर्डिंग कोट करने पड़ते, ठीक है। फॉर माई अगर मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करता तो मैं ये शो करता कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इज मच मोर रेलेवेंट टुडे, बिकॉज आज की डेट में कास्ट जो है दे आर डिफरेंट नॉट थ्रू सम कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन और प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन। ओके, सो मैं अकॉर्डिंगली इसके एग्जांपल्स देता। एंड गाइस, दिस वाज अबाउट द आंसर। एक चीज और है, क्या पीवाईक्यू इस क्वेश्चन का था ताकि हम इसका लेवल चेक कर लें? एक पीवाईक्यू था, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट एंड डिस्कस रीसेंट चेंजेस इन इट। सो उसमें क्या करना था, आपको हायरार्की से प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस की तरफ जाना था कि एट द टाइम ऑफ, अगर आप पुराने इंडिया में देखें तो जो ब्राह्मणिज्म अगर हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की बहुत ट्रू लगता था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर शूद्र है, फिर नीचे, मतलब इस तरह से। बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। इवन आप अगर बहुत सारी कास्ट का एग्जाम्पल दे सकते थे, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी कास्ट है जहां ब्राह्मण जो हमारे पिग बेचने वाले लोग हैं उनके हाथ से खाना खाते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है, इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं आज की डेट में। सो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इज मच मोर रेलेवेंट। सो इसमें ये जर्नी हमको तय करनी थी और उस साल इस बार उन्होंने क्या पूछा, इस बार उन्होंने एक्चुअली डिफरेंस पूछ लिया और इस क्वेश्चन को बेटर वे में फ्रेम कर दिया। ओके, सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस, अब तक हम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, 4 में से 4 आप अटेम्प्ट कर सकते थे। सॉरी, पहला तो कंपलसरी है, वो तो करना ही था, बट बाकी 3 भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, examine the emerging trends in family as a response to change in economic and social order. So family बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है सोशियोलॉजी में। क्या इस पे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बनाया।
बेसिक कंसेप्ट, उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बट इस क्वेश्चन में आपको उन फैमिली एज इंस्टीट्यूशन रेदर देन आपको इस क्वेश्चन को सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कैंडिडेट्स क्या करते हैं वो इसको सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्कस करते कि लाइक ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक फैक्टर्स टुडे क्या हो गया, फैमिली का रोल कैसे कैसे चेंज हो गया। सो पहला रोल है फैमिली का, पहले जो होता था कि फैमिली एक्ट एज ए जूरी का भी काम करती थी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। पहले क्या होता था कि आपके बड़े बुजुर्ग आपके फैसले करते थे, कोई घर में इशू हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो बड़े बुजुर्ग उस क्वेश्चन को एज ए ज्यूरी सॉल्व कर देते थे। आज की डेट में क्या है, देयर इज ए कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर, देयर इज ए जुडिशियरी ने उस प्लेस को रिप्लेस कर दिया। तो जब आप सोसाइटी के एंगल से इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे यार। सो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते थे, इट इज अगेन एन इजी क्वेश्चन, बट अगर आप एग्जांपल्स नहीं कोट कर सकते इसमें डिफरेंट, तो फिर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। लाइक न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट, पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, बट ड्यू टू कैपिटलिज्म, द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, लोग अपनी जगह से मूव करने लगे। पहले वो लैंड पे डिपेंडेंट थे, अब वो इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है। सो उससे क्या हुआ, उससे उनकी न्यूक्लियर फैमिली की टेंडेंसी बढ़ने लगी। उस पर आप एक टॉपिक ले जा सकते थे। दूसरा एक और है कि पहले एक फैमिली आपका एक तरह से प्लेसमेंट का भी काम करती थी। पहले क्या होता था कि जो सपोज आपके फादर कोई करते थे खेती या कुछ भी सपोज, सो बेटा भी वही करता था, कोई सुना रहे तो वही वो काम करता था। बट आज की डेट में प्लेसमेंट का काम मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी एमएनसीज, उन्होंने ले लिया है। सो इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स आप कोट कर सकते थे, बट अगर आप एग्जांपल से शॉर्ट हैं, सो आई वुड सजेस्ट you should not go for this question. This was a moderate level question. So this was question number 5. Now coming to question number 6. How does socialization shapes a person's self-image? Question number, how does socialization shapes a person's self-image? उसके बाद एक बहुत ही इजी सा, डिस्कस कूलेज थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। दोस्तों अगर आपने सुपर 30 मूवी देखी है ना, तो उसमें एक बहुत अच्छा सीन है, जब वो जो गरीब बच्चे होते हैं, जो 30 का बैच होता है, वो उनसे जब वो कंपीट करते हैं अपने साथ वालों से, वो दूसरी कोचिंग वाले बच्चों से, सो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। सो वो क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते? दे फील कि मेरा जो सोशलाइजेशन है वो मैं उस काबिल ही नहीं हूं, मैं उनसे कंपीट नहीं कर सकता। आपने देखना वो बच्चे बड़े अच्छे से कहते हैं कि उस लड़की के जो बाल है वो बहुत रेशमी है, मैं तो बहुत, तो वो उनकी जो सेल्फ इमेज थी वो बिल्कुल ही उनके सोशलाइजेशन की वजह से काफी इंपैक्ट करती थी उनको। सोशलाइजेशन क्या होता है? हाउ यू लर्न द नॉर्म्स एंड कल्चर ऑफ योर सोसाइटी। बहुत सिंपल है। सो आपको ये चीज, आप अगर देखें तो फेयर एंड लवली का एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं इसमें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपका सोशलाइजेशन इंडिया में, आपकी अब आदमी को भी गोरा, मतलब वी ट्रीट व्हाइट कलर, हम व्हाइट कलर को बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि गोरा होना चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए, 6 फीट होना चाहिए। मैरिज में ये कंसेप्ट आप ला सकते हैं। सो सोशलाइजेशन हमारी सेल्फ इमेज को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो वो सारे एग्जाम्पल कोट करके इस चीज को हम जस्टिफाई कर सकते थे। देन उसके बाद हमें कोहली का थ्योरी बता देना था। इसमें 3 चीजें हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, और ओवरऑल आपका दूसरों के परसेप्शन से जो एनालिसिस आता है वो क्या है। बहुत सिंपल 3 कंसेप्ट से आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते थे। सो गाइस, दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। क्या इसके रिगार्डिंग हमारा पिछला कोई क्वेश्चन था? गाइस, पहले उन्होंने सोशलाइजेशन पे क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर आप सिलेबस भी चेक करें तो देयर वाज वर्ड जस्ट सोशलाइजेशन। ओके, सो जस्ट बिकॉज उन्होंने वहां पे खाली सोशलाइजेशन वर्ड मेंशन किया है, एंड पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा था पर्सनैलिटी पे। अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज करें, सेम ही क्वेश्चन था, सेल्फ इमेज की जगह उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया था कि व्हाट वे इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सो इस बार उन्होंने थोड़ा सा बेटर वे क्वेश्चन को फ्रेम किया। सो दिस क्वेश्चन वाज अगेन, ये क्वेश्चन जो था थोड़ा मॉडरेट लेवल था। ओके, क्योंकि ये चीजें डायरेक्टली सिलेबस में भी मेंशन नहीं है, थोड़ा सा उन्होंने कंसेप्ट को आगे जाके पूछा है। सो इस वजह से मैं कहूंगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से इस बार एचपीएस ने फ्रेम किए हैं। डायरेक्ट जो देखिए आप, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे हैं सिलेबस के टैग से, और थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा की, ताकि बच्चे को थोड़ा सोचना पड़े।
सो दिस वाज अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल इसको हम कहेंगे। ओके लेकिन अगर आपके पास एग्जांपल्स नहीं है, यू आर शॉर्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें खाली बिकॉज आपको कोहली थ्योरी पता है, क्योंकि अगर आप पहले पार्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वल वेटेज है ऑलमोस्ट, सो अगर आप पहले पार्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते दूसरे का अटेम्प्ट करना नहीं बनता है। ओके देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एंड गाइस इसको मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में कहूंगा, बल्कि इसको मैं डिफिकल्ट ही कहूंगा। क्यों कहूंगा कि लेट्स पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेचर। अब बच्चे क्या है, उन्होंने बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखा होगा और वो खुश हो गए, अब तो हम फोड़ देंगे, बट उन्होंने 3 वेरिएबल का रिलेशन पूछा है, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड नेचर एंड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। सो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना था। ओके एंड देन यू नीड टू कोट सम एग्जांपल्स थ्रू रीसेंट कोरोना पेंडेमिक की वो ये रिलेशन कैसे एक्सप्लेन करता है। तो अगर आपके पास प्रॉपर एग्जांपल्स नहीं है, अगर आप प्रॉपरली इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो मैं आपको कहूंगा कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल देख के ही छोड़ दो। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं भी इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं। व्हाट आई विल डू, मैं आपसे थोड़ा सा इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपसे कहता हूं कि जस्ट टाइप 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दैट यू कैन कोट इज इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप क्या क्या एग्जांपल कोट कर सकते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, बाद में मैं आपको इसका कंप्लीट डिटेल अप्रोच दूंगा। So guys, this was about question number 7. Now coming to the question number 8. Write a note on population policy of India. अब बच्चे इस क्वेश्चन को देख के बड़े खुश, मजा आ गया सर, पेपर तो बहुत इजी था, बट जब उन्होंने पूछा है पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, उसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बताना है। सो आप इस क्वेश्चन को पहले तो एक बार ये देख लेते हैं कि क्या कोई प्रीवियस ईयर था इससे रिलेटेड। सो देयर वाज अ क्वेश्चन, क्रिटिकली कमेंट ऑन द कंटेम्परेरी पॉपुलेशन पॉलिसी। तो एक तरह से भी कह सकते ये टॉपिक हमेशा से थोड़ा सा हॉट टॉपिक रहा है। लाइक आगे हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिविटी कई बार पूछी गई है, सो पॉपुलेशन पॉलिसी पे भी ऑलमोस्ट वी कैन से इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इस बार उन्होंने की बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अगर इस क्वेश्चन में आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स डाल देते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं देगा। चलिए देखते हैं तो इस क्वेश्चन को किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते थे। सो इसमें आप स्टार्ट कर सकते थे थ्रू सम बैकग्राउंड ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी की। इंडिया वन ऑफ द कंट्री था जिसने सबसे पहले लॉन्च किया था 1952 में। तो पहले ये वॉलेंट्री रहा, फिर इमरजेंसी के टाइम पे इसको कंपलसरी किया जहां मास स्टरलाइजेशन के प्रोग्राम्स किए गए। उसके बाद अगेन इसको हमने वॉलेंट्री कर दिया बिकॉज वहां काफी सारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट थे। सो वॉलेंट्री करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें हेल्थ का कंसेप्ट भी ऐड किया, हेल्थ। बट क्या दिस पॉपुलेशन पॉलिसी क्या सक्सीड हुई? आप उस चीज को देन थ्रू सम चैलेंजेस टू दिस पॉपुलेशन पॉलिसी, उसमें आप सोशियोलॉजी ला सकते थे, आप इमर्जिंग इश्यूज हाईलाइट कर सकते थे। लाइक आप इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, गाइस सोशियोलॉजी में कभी कुछ समझ नहीं आए तो ये इंस्टीट्यूशन अपने आंसर में इन्वॉल्व कर लो। सबसे पहले रिलीजन, तो रिलीजन को कैसे लेके आएंगे? अगर आप पॉपुलेशन पॉलिसी देखें तो वो हमारे रिलीजन में भी अगर देखें कि बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। देयर आर रिलीजन्स इन विच देयर इज अ हाई चंक ऑफ पॉपुलेशन। कुछ रिलीजन जो है वो दे प्रेफर स्मॉल फैमिलीज, कुछ रिलीजन जो है दे स्टिल प्रेफर लार्ज फैमिलीज। सो वहां पे आप जो रिलीजियस डिस्पैरिटी है उसको डिस्कस कर सकते थे। पहला एंगल रिलीजन, दूसरा इकोनॉमी को आप इसमें ला सकते हैं। हमेशा सोशियोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप उसको इन 5 डायमेंशन पे कवर कर देंगे इट इज कंप्लीट। ओके देन इकोनॉमी में कैसे कर सकते हैं यार? पॉपुलेशन पॉलिसी जब आपको मतलब आपकी पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली राइज कर रही है ओवर द फ्रॉम, अगर हम इंडिपेंडेंस टाइम से देखें ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। सो इससे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है? पॉवर्टी बेसिक है यार, एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो इस वे में आप इकोनॉमी में ये कंसेप्ट कवर कर सकते थे। देन रीजनल डिस्पैरिटीज,
साउथ में अगर आप देखें स्टिल बहुत सारी स्टेट्स का फर्टिलिटी रेट 2 से कम आ चुका है. नॉर्थ में स्टिल देयर आर स्टेट्स व्हिच हैव मच हाई फर्टिलिटी रेट. देन एजुकेशन एज ए इंस्टीट्यूट यू कैन कवर अप स्टिल है बहुत, क्योंकि हाई पॉपुलेशन होती है तो उस वजह से आप अभी भी 100% एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा गया है. आप इसमें बहुत सारे फैक्ट्स कोट कर सकते थे. देन फैमिली एज ए कंसेप्ट आप इसमें ला सकते हैं. फैमिली कैसे, मैंने अभी रिलीजन में आपको बोला था कि कुछ फैमिलीज अभी भी स्टिल दे प्रेफर लार्ज फैमिलीज बट मैनी प्रेफर स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज. सो हाई पॉपुलेशन जब है सो जनरली वी कैन सी द ट्रेंड की फैमिलीज जो है वो बहुत सारे इश्यूज फेस करती हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दे फेसेस. तो वो या तो वो टूटने लगती हैं या उनका प्रॉपर जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ने लगती हैं. आप देखें मुंबई के गहतो जो एरियाज हैं तो जो भी अपने ये स्लम एरियाज हैं वहां पे आप देखिए क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है क्योंकि फैमिली का कंट्रोल कम हो जाता है. सो ये सारे आप एंगल्स इसमें कवर कर सकते थे. नाउ अब आपने सबसे पहले बैकग्राउंड दे दिया, इश्यूज कवर कर लिया. अब आप एक वे फॉरवर्ड करके थ्रू वे फॉरवर्ड कैसे करेंगे, इन इश्यूज को वापस से रिपीट कर दीजिए. रिलीजन को कैसे कैटर करें, जो उनके रिलीजियस हेड है उनसे इन्वॉल्व कर लें. गवर्नमेंट शुड इन्वॉल्व देम. इकोनॉमी में ऐसी स्कीम्स लाए पॉवर्टी और जो एम्प्लॉयमेंट को कैटर करें. सो इस तरह से ऑन ए पॉजिटिव वे आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते थे. सो गाइज अगर आप देखें ओवरऑल क्वेश्चन 1 to 4 was easy to moderate and then there was few questions from 5 6 7 7 was difficult one and then this one again I would say moderate. अगर इसको आपने सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर नहीं किया तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे. So guys we can say the entire paper was on easy to moderate lines because आपको 8 में से सिर्फ 5 ही करने हैं. So guys this was the entire analysis of पेपर 1. नाउ अब आपके साथ वर्षा मैम ज्वाइन करेंगे एंड शी विल गिव यू द एनालिसिस ऑफ पेपर 2. वेलकम मैम. थैंक यू सर. हेलो एवरीवन. सो जैसे कि अभी वीर सर ने आपको बता ही दिया है कि पेपर जो है वो थोड़ा डिफरेंट आ रहे हैं आपकी साल. अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, सो गाइस जो लेवल है एचपीएस ने वो थोड़ा बढ़ा दिया. हम नहीं बोलेंगे कि डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा एनालिटिक क्वेश्चंस कर दिए हैं उन्होंने पेपर 2 के अंदर भी. बिफोर स्टार्टिंग में एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपने आंसर्स जो है, जो पेपर 2 का एक स्पेसिफिक क्या होता है ना कि बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप क्वेश्चंस भी देखेंगे जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू लुक एट द इश्यूज ऑफ माइनॉरिटी, डिस्कस द वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी. तो कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं. साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन लगेगा. लेकिन यार गाइस ये ना ऑप्शनल का सब्जेक्ट है तो आपको इसमें दिखाना है, आपको बतानी है अपनी नॉलेज कि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप इसे किस तरह से अप्रोच करेंगे. तो आप जितने भी क्वेश्चन अप्रोच कर रहे, आई होप आपने किया होगा, ठीक है, वो सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कियोगे, ना कि जनरल क्वेश्चन की तरह से अप्रोच करेंगे. ठीक है. अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटीज की गाइस, तो इसमें सबसे पहले कीवर्ड्स देखते हैं. ठीक है. आपको क्या देखना है, हाउ डू यू लुक. उन्होंने बता दिया है, वो आपसे पूछ रहे हैं, आपको ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो आपको इसमें अपना ओपिनियन देना था. ये हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी वो क्वेश्चन में आपसे पूछे कि आपका ओपिनियन क्या है तो प्लीज उसे ये ना सोचे कि उसे नेग्लेक्ट ना करे. गिव योर ओपिनियन बट एक बैलेंस व्यू दो. ठीक है. साथ ही साथ माइनॉरिटी के ऊपर क्या था आपका व्यू है, उनके जो इश्यूज वो फेस करते हैं. साथ ही साथ आपको सेकेंड पार्ट में डिस्कस करना था वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन जो रिलीजियस माइनॉरिटी को फेस करना पड़ता है इंडिया में. ठीक है. जैसे कि हमारे यहाँ 6 रिलीजियस माइनॉरिटी है जो बताई हुई है, तो उन्हें किस तरह का वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. सो गाइस क्वेश्चन वाज इजी. आई वोंट से कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड था. ठीक है. क्योंकि ये जो सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही है, ठीक है, और बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं इंटॉलरेंस बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि रिलीजियस माइनॉरिटी पे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. इससे कोई पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया है. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो दोनों पार्ट 10-10 मार्क हैं, तो आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है. तो किस तरह के इश्यूज है जो माइनॉरिटी को फेस करने पड़ते हैं. सो गाइज इसमें आप ना एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बता सकते थे. और सबसे पहले इंट्रो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो आपको इंट्रो में ना डेटा देना चाहिए था, क्योंकि ये 3 तरह से इंट्रो स्टार्ट करता है. पहला या तो आप डेफिनेशन दे दो, या फिर आप कोई कोड दे दो, या फिर आप डेटा दे दो. अगर आप माइनॉरिटी का डेटा यहाँ इंट्रो में दे देते हैं तो आपका इंट्रो पूरी तरह से फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको. उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं बॉडी की,
सो गाइस बॉडी में ना आपको इसमें पहले पार्ट में इश्यूज डिस्कस करने थे कि आप क्या सोचते हैं, तो आपको ये बताना था कि माइनॉरिटीज को कौन कौन से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। सो गाइस माइनॉरिटी है तो सबसे पहले तो दे आर थ्रेटन्ड बाय द मेजॉरिटी, ठीक है, कहीं ना कहीं ओवरवेल्म रहती है, तो आइडेंटिटी का प्रिजर्व करने का, ठीक है, तो आइडेंटिटी पहला इशू हो सकता है। अब इसी चीज को आप अगर डायग्राम में दिखा देते ना, कि जैसे कि आप इश्यूज लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इश्यूज क्या क्या हैं, उसके बाद फिर आप ये डायग्राम बना दोगे कि आइडेंटिटी का इशू है, उसके बाद फिर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का लैक है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो उसे अप्रोच ही नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि ना ज्यादा सीट्स जो है वो मेजोरिटी लेके चली जाएगी। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिनेरियो उसमें पार्टिसिपेशन है, क्योंकि मेजोरिटी के पास नंबर ज्यादा है। हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी कैलकुलेट करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल और पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो मेजोरिटी के लोग ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो में पार्टिसिपेशन ज्यादा रहेगा, डोमिनेंस देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनका क्या देखा जाता है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन देखा जाता है। ये इशू भी फेस करना पड़ता है इनको, ठीक है, किसमें, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियोज में, ठीक, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसी अब काफी सारी इश्यूज है जो आप बता सकते हो। तो आपको फर्स्ट पार्ट इस तरह अटेम्प्ट करना था, देन आपको बताना था कि साथ ही साथ इसमें ये भी देना था कि गवर्नमेंट की साइड से क्या स्टेप जो है वो लिए गए हैं। जैसे कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया था 1992 में, वो क्यों स्टैब्लिश किया है, इनके वेलफेयर के लिए स्टैब्लिश किया है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, जहां पे आपको वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन करना। तो पहली चीज जो आप वायलेंस में देंगे ना, ठीक है, वायलेंस लिखिएगा, डिस्क्रिमिनेशन लिखो, फिर एक चार्ट बनाओ, मतलब आपका क्वेश्चन गजब हो जाएगा, क्योंकि आप एग्जामिनर का काम आसान कर रहे हो, कि वो देखेगा तो उसको पता चलेगा अच्छा हाँ ठीक है ये पॉइंट है, सही है, सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वायलेंस में हम मॉब लिंचिंग लिख सकते थे। साथ ही साथ आप लिख सकते थे कि जो माइनॉरिटी है उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है जगह जगह पे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमारी माइनॉरिटी, अगर हम इलेक्शन की भी बात करते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात करते हैं, तो वहां पर उनका पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, उन्हें इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। और गवर्नमेंट भी, जैसे हमारे यहाँ SC ST OBC के लिए लॉज हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है, क्या माइनॉरिटी के लिए ऐसा रिजर्वेशन है, नहीं है। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि उनकी नंबर कम है तो वो अपने आप को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक इशू है जो माइनॉरिटी को फेस करना पड़ता है। तो गाइज ये भी आप लिस्ट में लिख सकते थे। इसके अलावा लास्ट में आपको एक वे फॉरवर्ड दे देते जिसमें आप बता सकते थे मेहता जी का कंसेप्ट जो PV मेहता ने दिया था कि जैनस फेसेट का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ये आप लास्ट में ना वे फॉरवर्ड में दे सकते थे, क्योंकि इससे आपका व्यू भी आ जाता, ठीक है, आपका भी पॉइंट आ जाता। तो आप यहाँ पे दे सकते थे PV मेहता का कंसेप्ट, ठीक है। इससे ये भी हो जाता है कि हाँ ठीक है आपको ना सोशियोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पे आप जेनस फेसेट का कंसेप्ट दे सकते थे। इनका इस कंसेप्ट से क्या मतलब था कि जो स्टेट है ना वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रिजर्व भी कर सकती है, साथ ही साथ इस तरह से प्रिजर्व कर सकती है कि उन्हें पब्लिक स्फेयर से अलग भी रख सके, यानी उसका इफेक्ट बाकी पॉपुलेशन पे ना पड़े, ठीक है। तो अगर हम क्या जरूरत है, हमारी गवर्नमेंट को इस कंसेप्ट को फॉलो करने की जरूरत है ताकि हम अच्छे से अपनी माइनॉरिटीज का वेलफेयर कर सके। और आप ये भी बता सकते हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फंडामेंटल है ये कि हर कोई इक्वल है, हर किसी को इक्वल राइट्स है। साथ ही साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पे बेस्ड है, सोशल वेलफेयर के कंसेप्ट को फॉलो करता है, ओके, सोशल वेलफेयर के कंसेप्ट को फॉलो करता है। सो गाइज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाहे वो माइनॉरिटी है या फिर वो कोई बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके वेलफेयर की बात, उनके वेलफेयर के बारे में स्टेट सोचे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। इट वाज इजी, ठीक है, हम बोल सकते हैं क्वेश्चन जो था वो इजी था, एक्सपेक्टेड था। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज LPG रिफॉर्म जो हुए थे उनका वर्किंग क्लास पे क्या इम्पैक्ट था। तो हमारे 3 कीवर्ड है इसमें गाइस, इम्पैक्ट, LPG रिफॉर्म एंड देन वर्किंग क्लास इन इंडिया, ठीक है। तो आपको वर्किंग क्लास के कंटेक्स्ट में बताना था कि LPG रिफॉर्म का इम्पैक्ट क्या हुआ था। सो गाइज जो वर्किंग क्लास होती है ना वो ज्यादातर प्रिफर करती है गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना, क्योंकि क्यों, वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा है। तो जब LPG रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे 1991 में, तो क्या हुआ था कि काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो पब्लिक जॉब्स कम हो रही हैं, पब्लिक जॉब्स कम हो रही हैं तो लोग जो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको निकाला जा रहा है, बिकॉज
स्किल चाहिए थी, ठीक है। अब कंपनी जो है पहले जो एक सिनारियो होता था ना कि एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का एक रिलेशनशिप है, ठीक है, वो रैशनलाइज कर दिया गया, वो पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया कि प्रॉफिट आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप काम नहीं करेंगे। सो आप इसमें एक डायग्राम बना सकते थे जो बहुत हेल्पफुल लगता है मेरे को, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को देखेगा उसमें आपको डायग्राम दिखाई देगा, वो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है इसने बिल्कुल सही लिखा है। तो आप लिख सकते थे कि जब एलपीजी रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आया है, ठीक है। कहाँ पे आया है अनएम्प्लॉयमेंट? इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हुआ, ठीक, क्योंकि और यहाँ पे प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है पब्लिक सेक्टर में। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन सी हो रही है? मोस्ट इन्फ्लुएंस क्या है हमारी? मोस्ट इन्फ्लुएंस जो है वो वर्किंग क्लास होगी, जो हमारी वर्किंग क्लास है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगी। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आ रहा है? यहाँ तक कि 1991 के बाद यहाँ पर वॉलेंट्री रिटायरमेंट भी देखा गया है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट, वीआरएस वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम लेकर आएगी कि आप खुद ही रिटायर हो जाइए, जबकि हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर लोगों के अंदर ये ट्रेंड है, ठीक है, वो ज्यादातर ये सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो काम करते रहे, कुछ ना कुछ इंडल्ज रहे किसी ना किसी चीज में। तो एलपीजी प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये हो रहा है। अगर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमएनसी का कल्चर आ गया है, ठीक है, एमएनसी का कल्चर आ गया। अब लोगों के बहुत कंपटीशन बढ़ गया मार्केट के अंदर, ठीक है, स्किल्स चाहिए, तो जिनके पास वो स्किल नहीं थी उन्हें काम से निकाल दिया गया, ठीक है। जो अब तक लोग इजीली गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे, ठीक है, कहीं ना कहीं ऑलरेडी इंडल्ज थे, उनके पास अगर स्किल नहीं मिल रही है तो कंपनी उन्हें काम से निकाल रही है। साथ ही साथ कंपटीशन बहुत बढ़ गया, क्योंकि पहले वो सिर्फ इंडिया में कॉम्पीट कर रहे थे, अब उन्हें फॉरेन कंपनी के साथ भी कॉम्पीट करना है, जो फॉरेन में लेबर है उसके साथ भी कॉम्पीट करना है। तो ये तो हो गए थे हमारे नेगेटिव इफेक्ट। अब पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है ना वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारे नेगेटिव इफेक्ट हुए। अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करते हैं इसकी, सो गाइस पॉजिटिव इफेक्ट में हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वेजेस थी वो अच्छी हो गई थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें वेजेस कम मिलती थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने के बाद एंड स्पेशली ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारी वेजेस है वो ग्लोबल लेवल के अकॉर्डिंग इक्वलाइज कर दी गई थी, तो वेज इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्किल हो गई है तो फिर कहीं ना कहीं एक बेटर काम और बेटर एम्प्लॉयमेंट और ये बोल सकते हैं बेटर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फिर वर्किंग सेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ वर्किंग क्लास को पर्सपेक्टिव से ही रखते हैं, उससे उसके डोमेन से बाहर मत देखना अपने आंसर को। तो पॉजिटिव में हम बात करते हैं। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया में तो कम हो गई है, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन आया कि वो फॉरेन में जा सकते हैं। तो ये जो एमएनसी का कल्चर था ना, इसने पॉजिटिवली भी इफेक्ट किया है कि लोग बाहर जाके मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ गई थी। दूसरी चीज ये तो हो गई हमारे एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से। अगर हम वर्किंग क्लास में बात करते हैं तो गाइस सोशली, अगर हम सोशली बात करें, सोशियोलॉजी का पेपर है तो बिना सोशियोलॉजी के काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर हम सोशली बात करते हैं, सोशल पर्सपेक्टिव से, सोशल डोमेन की बात करते हैं, तो गाइस वर्किंग क्लास में ना देखा गया कि जो फैमिली है उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन देखा गया आफ्टर दी एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। बिकॉज क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन थी कहीं ना कहीं वो बाहर जाने लगी, साथ ही साथ जॉब्स की वजह से बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोग माइग्रेट करें, ठीक है। तो माइग्रेशन एक प्रोसेस था जिसकी वजह से देखा गया कि फैमिली जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रही थी, डिसइंटीग्रेशन देखा गया। साथ ही साथ काफी ज्यादा बिहेवियरल चेंजेस भी आए हैं वर्किंग क्लास के एटीट्यूड में। पहले माना जाता था कि जो मेल मेंबर है वो ही काम कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे जो फीमेल मेंबर, जो फीमेल वर्किंग पॉपुलेशन वो सबसे ज्यादा वर्किंग क्लास में ही मिलेगी। सो गाइस इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। नाउ कमिंग ऑन टू अ थर्ड क्वेश्चन, दैट इज लास्ट डिकेड में। तो फर्स्ट कीवर्ड हो गया लास्ट डिकेड में क्या विटनेस किया गया है? इंक्रीज विटनेस की गई है किसमें? केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और कहां पर हम बात कर रहे हैं? पब्लिक स्फेयर की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो पब्लिक स्फेयर याद रखिएगा। दूसरी चीज वायलेंस। वायलेंस में क्या आता है? ठीक है, चेन स्नैचिंग, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट और बाकी फिजिकल वायलेंस तो आता ही है। तो ये सारे वायलेंस में हम लोग काउंट करते हैं। साथ ही साथ पब्लिक स्फेयर में आप डोमेस्टिक वायलेंस को नहीं लिखना, बिकॉज वो फिर आप बाहर चले जाओगे क्वेश्चन के डोमेन से। तो प्लीज कीवर्ड्स को ध्यान रखते हुए अपने आंसर को फ्रेम करो। अब हम बात करते हैं लास्ट डिकेड की। तो लास्ट डिकेड की अगर बात करें तो 2010 से 2020 तक अगर हम बोले कि केसेस बढ़ गए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है माइंड में, क्यों बढ़े हैं? तो आपको यहाँ पे रीजन देने होंगे, ठीक है। यू हैव टू आंसर कि व्हाई देयर इज अ इंक्रीज इन दी केसेस, ठीक है। सो पहली चीज तो जो हम बोल सकते हैं वो ये बोल सकते हैं, जो पहला पॉइंट आप लिखोगे कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ी है तो रिपोर्टिंग बढ़ गई है केसेस की,
ठीक है, पहले भी क्राइम होता था, पहले भी वायलेंस था वुमेन के अगेंस्ट में, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं करता था, बाहर नहीं आती थी वुमेन। लेकिन अवेयरनेस बढ़ने की वजह से, टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से, साथ ही साथ जो सर्विसेज है वो अप्रोचेबल हो गई हैं, वुमेन फ्रेंडली हो गई हैं, उसकी वजह से रिपोर्टिंग बढ़ गई। इसी वजह से हम देखते हैं कि केसेस जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा सोसाइटी है ना, उसमें टेक्नोलॉजिकल और मॉडर्नाइजेशन तो आया, उसके फायदे हुए हैं, पर कहीं ना कहीं उसने इतना ओपन बना दिया है ना कि लोगों की जो मेंटालिटी है वो चेंज नहीं हुई है। हम मॉडर्नाइज हो गए हैं, पर जो हमारी मेंटालिटी है ना वो आज भी ट्रेडिशनल मेंटालिटी है। आज भी हम ये सोचते हैं कि वुमेन को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर वो निकल रही है तो उनका एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करते हैं काफी सारे लोग। तो ये भी बोल सकते हैं कि मॉडर्निटी आई है, लेकिन जो बिहेवियरल चेंज है वो नहीं आया है। तो ये रीजन हो गया। उसके बाद फिर आप इसको जस्टिफाई करोगे डेटा के साथ कि हाँ इंक्रीज देखा गया है, तो यहाँ पे आपको ना डेटा देना होगा जिससे आप जस्टिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास डेटा भी नहीं है ना, तो आप ये बोलो कि हाँ बिकॉज ऑफ एनएसएसओ के डेटा के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो नदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं उनमें देखा गया है, ठीक है। और इसमें अगर आप मैप बना देते हो ना इंडिया का, अगर आप यहाँ पर मैप बना देते हो तो 4 चांद लग जाएंगे आपके क्वेश्चन में। मैप बना दो, उसमें शो कर दो कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये जो स्टेट्स हैं इनके अंदर ज्यादा इंक्रीज देखा गया है वायलेंस का। क्यों देखा गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशनल लेवल जो है वो कम है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम है, इस वजह से जो वुमेन्स के अगेन वायलेंस है वो बढ़ा हुआ है इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हो। तो आपका इंट्रो हो जाएगा डेटा से स्टार्ट, सेकंड आप वाई बता दोगे कि क्यों इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ लास्ट में आप बताओगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का रोल क्या है इसके अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर एनजीओ का रोल क्या है, एनजीओ क्या कर सकते हैं, और लास्ट में आप बताओगे कि व्हाट मोर कैन बी डन, आगे वे फॉरवर्ड क्या है कि इस चीज को कम कर किया जा सके। क्योंकि गाइस ये जो क्वेश्चन है ना, ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, 20 मार्क में आपको सब बताना है। भले उन्होंने पीछे पूछा ये कि कमेंट करो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपको बताना है क्यों इंक्रीज हो रहा है, कैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, एनजीओ क्या कर रहे हैं, और लास्ट में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोगे कि कैसे हम कम कर सकते हैं इसको। जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो सर्विसेज है ना उनको वुमेन फ्रेंडली और ज्यादा बनाया जाए, ठीक है, ताकि वुमेन आके अप्रोच कर सके। साथ ही साथ सर्विलेंस बढ़ाना चाहिए हमें, साथ ही साथ पैनिक जो स्पेसिफिकली एक डिस्ट्रेस्ड सिचुएशंस में होती है वुमेन, उनके लिए कुछ करना चाहिए, ताकि वो एकदम से अगर उनके हेल्प चाहिए तो हम तुरंत हेल्प पहुंचा सके उन तक। और साथ साथ 24/7 हेल्पलाइन, कुछ ऐसी कुछ चीजें जो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है और उनको बेटर इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे ना। कमिंग ऑन टू दी फोर्थ क्वेश्चन गाइस। सो फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो कि इजी लेवल पे ही है, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। सो एनालाइज द इंटरलिंकेज बिटवीन पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड इनइक्वालिटी। वेरी इजी क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड भी है आने का, ठीक है, बिकॉज इस टाइम पे पॉवर्टी और डिप्रिवेशन आपको पता ही है, मेंटल डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स आया, उस पर इंडिया की रैंक भी कम हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, इंटरलिंकेज का एनालिसिस करना है। सो गाइस पहला आपका काम ये हो जाएगा कि आपको ना इंटरलिंकेज दिखाना पड़ेगा कि इंटरलिंकेज है सबके बीच में। तो यहाँ पर आप दो चीजें को यूज कर सकते हो, दो डायग्राम का। पहला तो एक पॉवर्टी ट्रैप वाला डायग्राम, ठीक है, आई होप सबने पढ़ा होगा, ठीक है, सोशियोलॉजी में तो स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ते हैं जब हम सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन पढ़ते हैं पॉवर्टी की, तो उसके अंदर आते हैं। तो आप पॉवर्टी ट्रैप वाला डायग्राम यहाँ पे बना सकते थे, ठीक है। उसके अलावा आप कौन सा डायग्राम, एक खुद भी कई बार ना अगर आपको डायग्राम याद भी नहीं आ रहा है, जस्ट ट्राई टू एनालाइज, विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि ठीक है पॉवर्टी है, पॉवर्टी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि इनकम ही नहीं है, तो इनकम नहीं है तो बेटर खाना कहाँ से मिलेगा, ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। और इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्विस है, पब्लिक सर्विसेज है, उन्हें अप्रोच ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, हम बोलते हैं कि कई बार बोल देते हैं कि ना गवर्नमेंट जॉब्स तो सबको अवेलेबल है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो पुअर है वो भी इक्वली अप्लाई कर सकता है। सो गाइज अगर आप देखते हो कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है, पहला क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, फोन चाहिए, नेट चाहिए। क्या आपको लगता है पुअर जो रियलिटी में पुअर है, जिनको जरूरत है, उनके पास ये सारी फैसिलिटीज होती हैं?
नहीं होती। साथ ही साथ आपको उसके बाद फॉर्म के लिए जो एप्लीकेशन फीस होती है वो देनी है, फिर आपको जहाँ एग्जाम सेंटर पड़ेगा वहाँ ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, फिर आप एग्जाम दोगे, उसके बाद आप सेकंड स्टेज पे पहुंचोगे, क्योंकि आजकल फर्स्ट स्टेज वाला तो बहुत ही कम एग्जाम है। तो क्या हम पब्लिक अपॉर्चुनिटी और पब्लिक सर्विसेज या फिर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पब्लिक सेक्टर में आ रही है वो पुअर उन्हें अप्रोच कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो इन सब की वजह से कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी देखी जाएगी, ठीक है, इनइक्वालिटी देखी जाएगी और डेप्रीविएशन भी देखा जाएगा। सो गाइज आप ये डायग्राम बना सकते हो कि कैसे इंटरलिंक है। अब इनइक्वालिटी डेप्रीविएशन हो गया, इससे फिर से पॉवर्टी जनरेट होगी, इस चीज से वापस वो पॉवर्टी पर आ जाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, स्किल नहीं है, तो फिर से लोग पुअर रह जाएंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाएगी। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। और गाइज लास्ट में आपको बताना था, साथ ही साथ आप जो सोशल थिंकर्स हैं उनको भी कोट कर सकते हैं। काफी सारे सोशल थिंकर हैं जिन्होंने इनइक्वालिटी, डेप्रीविएशन और पॉवर्टी के ऊपर भी लिखा है, तो आप उन्हें यहाँ पर कोट कर सकते थे, ठीक है। ओके गाइस, सो नाउ कमिंग ऑन टू दी सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली इन इंडिया। कि एल्डरली जो है उनकी प्रॉब्लम क्या है इंडिया में। सो गाइस मेरे ख्याल से तो ना एचपीएस का ये फेवरेट टॉपिक है इस साल का, एल्डरली, बिकॉज उन्होंने मोस्ट ऑफ द एग्जाम जहाँ पे सोशियोलॉजी का थोड़ा भी पार्ट है, सोसाइटी का थोड़ा भी पार्ट है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इट वाज एक्सपेक्टेड जिन्होंने प्रीवियस ईयर प्रिपेयर किए होंगे उन्होंने क्वेश्चन इजीली आंसर कर लिया होगा, ठीक है। तो पहले उन्होंने पूछा था कि प्रॉब्लम क्या थी सीनियर सिटीजन की इंडिया में, इवैल्यूएट करो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से है और वेलफेयर पॉलिसी कौन से, सोशल लेजिस्लेशन क्या है इंडिया में सीनियर सिटीजन के लिए। उसी लाइन को फॉलो करते हुए इन्होंने फिर से यही पूछा कि प्रॉब्लम क्या है एल्डरलीज की इंडिया में, बस सीनियर सिटीजन की जगह उन्होंने एल्डरली यूज कर लिया है। साथ ही साथ इन्हें मिटिगेट कैसे किया जा सकता है। तो गाइज आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉट डिफिकल्ट, आपको प्रॉब्लम्स बतानी थी। तो प्रॉब्लम्स में ना आप ये बता सकते थे कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से, जैसे एलपीजी इन्होंने पहले ही पूछा, तो आप एलपीजी को यहाँ पे घुसा दो ना कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, एमएनसी कल्चर आया है, और जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं फॉरेन चले गए हैं, उससे एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो अकेली रह गई। तो पहली प्रॉब्लम जो आएगी वो एलिनेशन और लोनलीनेस की आ जाएगी। दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ में भी हम बात कर सकते हैं कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही इफेक्ट होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रिक्रिएशन नहीं है। साथ ही साथ अब कल्चरल शॉक है एक तरह का, क्योंकि देखो जनरेशन टू जनरेशन ना कल्चर चेंज होता है, इवॉल्व होता रहता है। तो बहुत से लोग हैं जो आज भी जो ये टेलीफोन या मोबाइल फोन का कल्चर है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कल्चरल शॉक का माहौल होता है, उसे कोई उन्हें समझाने वाला नहीं होता, काउंसिल करने वाला नहीं है ताकि वो उसे इजीली अडॉप्ट कर सके। तो ये जो है प्रॉब्लम्स है ये एल्डरली को फेस करनी पड़ती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आती है, वेलफेयर पॉलिसी लेकर आती है, लेकिन क्या वो उन्हें रीच कर पा रही है, जो टारगेट पॉपुलेशन है, जो सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन है, क्या वो उसे रीच कर पा रही है? नहीं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे जो अवेयर ही नहीं होते कि उनके लिए ऐसी कोई स्कीम भी चलाई गई है, जैसे पेंशन स्कीम है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं, तो उन्हें काफी ज्यादा इनकम कंस्ट्रेंट भी फेस करना पड़ता है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने वायश्री पेंशन स्कीम भी चलाई गई है, लेकिन वो उन्हें पता ही नहीं होती, वो उसे अप्रोच ही नहीं कर पाते, फॉर्म नहीं भरेंगे उसे, उसमें अप्लाई नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे वो पेंशन मिलेगी। तो गाइज ये सारी जो प्रॉब्लम है ना वो एलडरडी को फेस करनी पड़ती है। आप इस आंसर को लिखते कैसे? तो गाइज इंट्रो में आप बता सकते थे क्या कि जो डेटा है हमारा उसके अकॉर्डिंग 2050 तक हमारी 300 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो एल्डरली हो जाएगी, सीनियर सिटीजन में आ जाएगी। साथ ही साथ जो फीमेल है वो फीमेल एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मेल के, ठीक है। साथ इसी वजह से कहीं ना कहीं सपोर्ट देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज फीमेल टेंड्स टू आउटलिव मेन, ठीक है। जो फीमेल है वो कहीं ना कहीं ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रहती है एज कम्पेयर टू मेन के, तो वो अकेली पड़ जाएंगी। अब सेकंड में आप प्रॉब्लम्स बताओगे, ठीक है, वो आप चार्ट्स के थ्रू, और मैं तो ये प्रेफर करती हूँ डायग्राम के थ्रू बताओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद आप लास्ट में ना रोल बताओगे कि कैसे मिटिगेट किया जाता है, क्योंकि आपका सेकंड पार्ट है, ये अकेला ही 10 नंबर का है, तो इसमें आपको मिटिगेशन बताना है। तो पहले बताओगे कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है वो क्या क्या है, ठीक है। तो हमारे जो लीगल प्रोविजंस है, और साथ साथ गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स चलाई गई है सोशल वेलफेयर की एल्डरली के लिए, जैसे कि वायश्री स्कीम भी हो गई है, ठीक है, और बहुत सारे सेंटर्स भी खोले गए हैं उनके लिए, उनके काउंसलिंग के, तो वो सारी चीजें आप बताओगे। फिर एनजीओस का रोल बताओगे। लास्ट में आप बोलोगे वे फॉरवर्ड में कि और क्या किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है कि जो हमारे ओल्ड एज होम्स है वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा, जो एनजीओ है वो ज्यादा चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि गवर्नमेंट की साइड से प्राइवेट होम्स होने चाहिए। साथ ही साथ
एक रेगुलर चेकअप होना चाहिए, एक ऐसी कोई स्कीम या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कमेटी बनाओ, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन बनाओ जो रेगुलर चेक करे कि हाँ ठीक है ये पॉपुलेशन एल्डरली है, इनको घर जाए, उनसे पूछे उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ ही साथ काउंसलिंग सेशन, ग्रुप काउंसलिंग की जरूरत है जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके इजीली, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग जो होते हैं ना, वो अगर उनसे कोई यंग आगे पूछेगा ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग चाहिए जो उनके साथ रिलेट कर सके और उनकी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, डेटा की। गवर्नमेंट के पास ना ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए कि आखिर एल्डरली पॉपुलेशन है कितनी, जिसको हम टाइम टू टाइम अपडेट करें, जो कि नहीं होता है। सो जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप टारगेटेड पॉलिसीज कैसे लेकर आओगे? आपको यही नहीं पता कितने लोग हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में, या मतलब मान लो उस एज ग्रुप में, तो हम कैसे ला सकते हैं? हमें कितने लोगों के लिए सेंटर्स चाहिए, केयर सेंटर्स चाहिए, ओल्ड एज होम चाहिए, कितने लोगों के लिए चाहिए? तो डेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप ये भी बता सकते हो इसके अंदर। कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज राइट अ नोट ऑन चैलेंजेस फेस्ड बाय द एग्रेरियन क्लास इन इंडिया, साथ ही साथ व्हाई द फार्मर्स अपोजिंग द न्यूली पास एग्रीकल्चर लॉ। सो गाइस, एक मॉडरेट क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ एग्रेरियन क्लास पे, तो ये था कि एक्सपेक्टेड था। अगर आपने पीवाईक्यू पढ़े तो आप इसे आंसर कर सकते हो। तभी भी अगर आपको फार्म लॉज नहीं पता है तो आई वुड सजेस्ट कि ना आप इसको स्किप कर देते, बिकॉज आंसर तभी करो क्योंकि सेकंड पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का ही है। अगर आपको फार्म लॉ नहीं पता है तो आप इसे आंसर नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ एग्रेरियन क्लास को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? अगर आप फर्स्ट का आंसर आप इसे करते तो इस तरह करते कि आप चार्ट बनाते, ठीक है, चैलेंजेस का, उसमें आप चैलेंजेस लिखते कि ना लैक ऑफ इरिगेशन है, लैक ऑफ इरिगेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं फसल जो है वो फेल हो जाती है और फार्मर सुसाइड देखने को मिलती है। दूसरी चीज है कि लैक ऑफ क्रेडिट है, अफोर्डेबल क्रेडिट, यानी जो मिडिल मैन है उनसे लोग क्रेडिट ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो क्रेडिट बढ़ता ही जाता है, उसे रीपे नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं फार्मर सुसाइड इस वजह से भी बढ़ रही है इंडिया के अंदर। उसके अलावा ट्रेडिशनल फार्म टूल्स यूज होते हैं, मॉडर्न फार्म टूल्स अवेलेबल ही नहीं है, अगर है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, उन्हें हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो अफोर्डेबल मॉडर्न फार्म टूल्स नहीं है। उसके अलावा जो पेट्स होते हैं, और काफी सारे कई बार क्रॉप फेलियर हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट, वो भी एक प्रॉब्लम है जो एग्रेरियन क्लास को इंडिया में फेस करनी पड़ती है। सो आप ये सारी चीजें बता सकते हो, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशनिंग दी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रेरियन सेक्टर, जहाँ पे सबसे ज्यादा देखी जाती है कि जहाँ पे चार लोगों को एक इंसान का काम है, वहाँ पे चार लोग काम करते हैं, तो दैट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं एग्रेरियन क्लास के अंदर एक एज अ चैलेंज देखा जाता है। उसके बाद फिर आप बताओगे फार्म लॉज है क्या, ठीक है, उनको अपोज क्यों कर रहे हैं, एमएसपी का जो इशू है, जो मंडीज का इशू है, जो कैपिटलाइजेशन बोल रहे हैं, तो आप उस पर अपना व्यू पॉइंट भी दे सकते हो, बट बी प्रिसाइज अबाउट इट, ओके। कमिंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन, दैट इज सोशल इंजीनियरिंग हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल इन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, और इसके मेरिट और डीमेरिट्स क्या है इन द यूज ऑफ सोशल इंजीनियरिंग नेशनल पॉलिटिक्स। सो गाइस, एक ये नया कंसेप्ट है, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, एनालिटिक भी है, अगर आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर देते तो बेटर था, बिकॉज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है और भी इजी और बहुत ही अच्छे से अच्छे आंसर तो आप लिख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन थे, तो इसे स्किप करना बेटर था अगर आपको सोशल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता है। अगर हम बात करें सोशल इंजीनियरिंग होता क्या है, सो गाइस सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि जब आप किसी इसी आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग पीपल, ठीक है, आप उनकी इंफॉर्मेशन ले रहे हो उनसे, उनको इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हो, उनका ट्रस्ट गेन कर लेते हो, तो या तो उनका ओपिनियन मैनिपुलेट कर रहे हो आप, या फिर उनका ना उनसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। बेसिकली ये जो है ये मीडिया, जो सोशल मीडिया चल रहा है, जो इंटरनेट मीडिया चल रहा है ना, उसके बेसिस पे निकल के आया था कि कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग को यूज करके काफी सारे मीडिया अटैक्स हो रहे हैं, फिर इंटरनेट जो क्राइम है, जो साइबर अटैक्स है, उन्हें किया जा रहा है। दैट हमें यहाँ पे कंटेक्स्ट में बात करना है कि कैसे इसे पॉलिटिकल पार्टीज टूल यूज करती है। तो कैसे यूज करती है कि ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प करती है। आपने देखा भी होगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा आता है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये किया है और हमने इतनी हेल्प करी है और हमने इतना ज्यादा डेवलपमेंट लेकर आए हैं, हमने इस सेक्टर की में इतनी ज्यादा वेलफेयर कर दिया है। तो क्या हो रहा है, उससे ना एक ओपिनियन फॉर्म हो रहा है, ओपिनियन ही फॉर्म हो रहा है ना। और लोग अब तो ये भी दिखाने लगे ना कि जो नॉर्मल सिटीजन्स को लेकर आते हैं वो तारीफ करते हैं गवर्नमेंट की। तो ये ह्यूमन नेचर है कि जब कोई और इंसान तारीफ कर रहा है ना, आप बाई चांस फॉर एग्जाम्पल अगर आप लो, तो कोई अगर आप किसी प्रोडक्ट कोई आया मार्केट से वापस, वो किसी प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट इतना तो करोगे ना कि उस प्रोडक्ट को जाके चेक करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जा रहा है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका ले तो कैम्ब्रिज एनालिटिक्स ने ये किया था, जो केस आया था फेसबुक के ऊपर कि जब इलेक्शन हुए थे यूएस में जिसमें ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, उसके अंदर कैम्ब्रिज एनालिटिक्स ने ये किया था कि क्वेश्चन पूछे थे कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, उस पर उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। और जब वो लास्ट में वो सिर्फ परसेंटेज को दिखा रहे हैं ना कि इतना जीत रहा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो रहा है कि हाँ ठीक है ये इंसान जीत सकता है, मैं भी इसे ही वोट दूंगा। तो क्या हो रहा है, आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो। इसी तरह से कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं ट्रस्ट बिल्ड करके, ठीक है, जैसे फॉर्म्स आते हैं कई बार कि चलो इसको वेरीफाई करो और इसके बाद फिर आप ये फॉर्म फिल करो, हम सर्वे करा रहे हैं, हम आपको ये गिफ्ट देंगे, इसके बदले में वो सर्वे से आपकी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो ले लेते हैं। इसी को सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इसे क्यों यूज करती है, इस तरह से यूज करती है कि वो अपना पब्लिक ओपिनियन फॉर्म कराती है अपने फेवर में। साथ ही साथ इसके मेरिट और डीमेरिट क्या वो आप इजीली बता सकते हो कि मेरिट क्या है इसके, कि मेरिट से ना आप बता सकते हो कि ठीक है कई बार बहुत सारी चीजें गलत हो रही होती है, उसके अगेंस्ट में आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, लोगों को जागरूक कर सकते हो। और कई बार बहुत से लोग जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनको सही रास्ते पर भी लेके आ सकते हो, ठीक है, जो बेटर चीज हो रही है सोसाइटी में उसको प्रमोट कर सकते हो। लेकिन डीमेरिट्स ज्यादा है इसके। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप कोट भी कर सकते हो मिशेल फूको को, ठीक है, मिशेल फूको को कोट कर सकते हो। उन्होंने कंसेप्ट दिया था डिस्कोर्स का, ठीक है, उन्होंने डिस्कोर्स का कंसेप्ट दिया था, आई होप सबको पता होगा, पावर एंड नॉलेज में बताया था उन्होंने कि जिसके पास नॉलेज है उसी के पास पावर है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप डिस्कोर्स क्रिएट कर सकते हो, आप एक ओपिनियन क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दे इसमें, आप इसमें कोट भी कर सकते थे कि जो मेंटली इल होते थे पहले, जो सोसाइटी है उसमें मेंटली इल को एक प्रॉब्लम समझा जाता था। ये समझा जाता था ना कि ये लोग पोजेस्ड हैं, इविल स्पिरिट है इनके पास, ऐसा कुछ होता था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, डेटा कलेक्ट किया, नॉलेज ऑफ साइकेट्री आई है। नॉलेज ऑफ साइकेट्री की वजह से एक साइकेट्री का डिस्कोर्स क्रिएट हो गया, एक अलग ब्रांच क्रिएट हो गई है जो ऐसे लोगों को ट्रीट करती है। तो वो एज अ सोशल लेवल या नेचुरल फोर्स वहां पे एक्ट कर रही है, उसको एक प्रॉब्लम बता दिया गया कि इट्स अ मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको कि सॉल्व किया जा सकता है। तो जिनके पास, अब वो कहाँ पे जाएंगे लोग, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, तो उनके पास नॉलेज है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, तो उनके पास पावर है कि वो अपने आप को बाकी लोगों से सुपीरियर रख सकते हैं। तो इसी को हम यूज करके यहाँ बता सकते हैं कि कैसे सोशल इंजीनियरिंग यूज करके पॉलिटिकल पार्टी अपने फेवर में लोगों को कर सकती है। So guys, ये था हमारा 7 question. Now coming on to the last question of this paper, that is what do you understand by intergenerational gap? Intergenerational gap से क्या आप क्या समझते हैं? साथ ही साथ डू यू एग्री कि इंटरजनरेशन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ गया है? आपको एग्जांपल देके अपने आंसर को सपोर्ट करना है। जहां लिखा है एग्जांपल देके करना है तो एग्जांपल देके ही करना है, उसमें आपको देने ही पड़ेंगे बिकॉज क्वेश्चन में खुद पूछ लिया है। सो गाइज इजी क्वेश्चन था, इंटरजनरेशन गैप बढ़ चुका है, ये हम मानते हैं, ये बात पूरी प्रूवन भी है, डेटा के साथ आप बता सकते हैं। मतलब उसमें आप डेटा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो आप एक अप्रॉक्स लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि लोगों में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ गए हैं, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। फैमिली का डिसइंटीग्रेशन होने का जो एक मेन रीजन है आज के टाइम पे देखा जाता है वो कहीं ना कहीं जनरेशनल गैप देखा जाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले बताएंगे, डेटा देंगे कि देखा जाता है, साथ ही साथ बताएंगे इंटरजनरेशनल गैप होता क्या है, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में जो हमारी थिंकिंग या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं या फिर जो नया कल्चर आता है उसको जो नई जनरेशन अडॉप्ट कर लेती है पुरानी नहीं कर पाती है, उन चेंजेस की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो इंटरजनरेशन गैप की वजह से होते हैं, ठीक है। अब आप बताओगे टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे हो रहा है। टेक्नोलॉजी आ रही है तो पहले जो फैमिली टाइम होता था ना, अब वो फोन टाइम बच गया है। जब भी लोग फ्री हैं, अपने काम से फ्री है, तो पहले वो आपस में फैमिली में बात करते थे, एक साथ बैठते थे, लेकिन आज वो टाइम वो किसमें स्पेंड कर रहे हैं, अपने फोन्स के अंदर, टेक्नोलॉजी की वजह से, उस डिजिटलाइजेशन की वजह से वहां पे स्पेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि डिसइंटीग्रेशन और न्यूक्लियर फैमिलीज और जॉइंट फैमिलीज पहले ज्यादा होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा देखी जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ गई है। तो लोग दूर रहकर भी एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं। वो सोचते हैं कि स्काइप के थ्रू वीडियो कॉल हो जाएगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा तो हम अलग अलग भी रह सकते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाता है। इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आप फैमिली में जो सोशल थिंकर जिन्होंने कंसेप्ट दिए थे कि ट्रेडिशनल सोसाइटी ऐसी है तो मॉडर्न सोसाइटी में जाके फैमिलीज इस तरह की हो जाएंगी, ठीक है। जनरेशन गैप को सपोर्ट करने के लिए, जो डिसइंटीग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए आप बता सकते हैं। वेबर ने भी बताया इसमें, ठीक है। तो आप वेबर की थ्योरी भी दे सकते हैं यहाँ पे कि ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी किस तरह से डिफर करेगी। सो गाइस ये थे आपका पेपर, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल था, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पेपर 2 सोशियोलॉजी का वाज नॉट डिफिकल्ट, बट आपको क्या ध्यान रखना था, ट्रिक क्या थी कि आपको सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस को आंसर करना था। आप
होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है रिलेटेड टू एचपीएस एग्जाम, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यू कैन मेल अस ऑन दिस ईमेल आईडी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा।